हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026828 का एनालिसिस। पेपर 828 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। आई शेल नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा, सिंस चूंकि आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट टुडे। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, वर्क्स नहीं वर्क होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्क्स नहीं होगा। साथ ही चूंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैनी नहीं मच का प्रयोग होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, आई शेल नॉट अटेंड द पार्टी सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट टुडे। मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा चूंकि मेरे पास आज खत्म करने को बहुत सा काम है। विद्यार्थी ध्यान दें, आई हैव मच वर्क के स्थान पर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क भी हो सकता था। हमारा आंसर फिर भी ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। शी थ्रेटन्ड, उसने धमकी दी मुझे, दैट शी विल लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, कंप्लेंट है शिकायत, लॉन्च है दर्ज कराना। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, विल नहीं वुड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य भूतकालिक है, थ्रेटन्ड वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म है। चूंकि वाक्य भूतकालिक है, विल के स्थान पर वुड का प्रयोग होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ, शी थ्रेटन्ड दैट शी वुड लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। हमारा करेक्शन खंड बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। सत्यम इज वाइडली रिगार्डेड, वाइडली का अर्थ है व्यापक रूप से, रिगार्डेड का अर्थ है माना जाता है, एज द डैश अपेरेंट टू द फैमिली बिजनेस। अपेरेंट का अर्थ है स्पष्ट, फैमिली बिजनेस है पारिवारिक व्यापार। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर। विद्यार्थी इस शब्द के उच्चारण पर भी ध्यान दें, शब्द का प्रोनंसिएशन है एयर, इसमें एच साइलेंट है। एयर का अर्थ है उत्तराधिकारी, इंग्लिश में इनहेरिटर या सक्सेसर। इसे हम ब्लैंक में भर के वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। सत्यम इज वाइडली रिगार्डेड एज द हेयर अपेरेंट टू द फैमिली बिजनेस। व्यापक रूप से माना जाता है कि पारिवारिक व्यापार का स्पष्ट उत्तराधिकारी या हेयर अपेरेंट है सत्यम। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी हेयर का अर्थ है बाल, सी हियर का अर्थ है यहाँ, जबकि अंतिम ऑप्शन हायर का अर्थ है किराए पर लेना। हमारा आंसर ऑप्शन ए, एयर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। द रिच पेरेंट्स, धनवान माता पिता, डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू सेंड देयर 2 सन्स टू ईटन, उन्होंने अपने 2 बेटों को तय किया कि ईटन भेजेंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, ईटन वास्तव में पूरा नाम है ईटन कॉलेज। ये एक बोर्डिंग स्कूल है जो कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कायम हुआ, स्थापित हुआ, बड़ा प्रतिष्ठित है। तो ईटन कॉलेज, संक्षेप में ईटन, ये एक बोर्डिंग स्कूल है। हाँ, द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 सन्स टू ईटन। द स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड है गढ़, ऑफ द डैश ऑफ द रिच, ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द रिच। प्रोजेनी का अर्थ है संतति या संतान। द रिच है धनवान लोग। पूरे वाक्य का अर्थ समझते हैं। धनवान माता पिता ने तय किया कि अपने दोनों बेटों को भेजेंगे ईटन। द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 सन्स टू ईटन द स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि गढ़ है, ईटन गढ़ है, ऑफ द प्रोजेनी, संतति या संतान का, ऑफ द रिच, अमीर लोगों के संतान या बच्चों का वो गढ़ है। अर्थात उस बोर्डिंग स्कूल में बहुत धनवान परिवार के बच्चे आते हैं, इसलिए उनका वो गढ़ है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। पेरेंट्स है माता पिता, एंसेस्टर्स हैं पूर्वज, और फोज का अर्थ है शत्रु या एनिमीज। हमारा आंसर ऑप्शन डी, प्रोजेनी, संतति या संतान या बच्चे ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने की विधि से आप हमेशा से परिचित हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और उन्हें रीअरेंज करें। इस बार हमें ओपनिंग सेगमेंट फर्स्ट और कंक्लूडिंग सेगमेंट सिक्स्थ सेगमेंट भी साथ में मिला है, तो इनके बीच में हमें PQRS को रीअरेंज करना है। पहले पढ़ते हैं फिर रीअरेंज करते हैं। ही वॉन्टेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, वो अपने पिता के प्रोफेशन को अपनाना चाहते थे। अडॉप्ट है अपनाना, प्रोफेशन है पेशा।
ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत गहराई से प्रभावित थे, बाई हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सी इंडिया फ्री, भारत को आज़ाद देखने की उनकी बहुत मजबूत इच्छा, बहुत प्रगाढ़ इच्छा। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, मोमेंट है पल या क्षण, उस क्षण से ही वॉज अ चेंज्ड मैन, वो एक बदले हुए व्यक्ति थे। ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना दिमाग बना लिया, अर्थात पक्का इरादा कर लिया। टू डेडिकेट हिमसेल्फ, डेडिकेट है समर्पित करना खुद को, टू द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में। He came into contact with Mahatma Gandhi. He wished to change the lot of the naked and hungry masses of India. The lot का अर्थ है भाग्य या डेस्टिनी से, मुकद्दर से, किस्मत से। नेकेड है नग्न, हंग्री है भूखे, मैसेस का अर्थ है बहुत सारे लोग या जनता ऑफ इंडिया। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये संभवतः श्री जवाहरलाल नेहरू के विषय में है। जवाहरलाल नेहरू पहले अपने पिता श्री मोतीलाल नेहरू के प्रोफेशन यानी वकालत में जाना चाहते थे, बाद में वो गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं फर्स्ट, ओपनिंग सेगमेंट के उपरांत SP तथा उसके उपरांत RQ। ओपनिंग सेगमेंट या स्टेटमेंट हमारे पास है, ही वांटेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, उसके उपरांत होना चाहिए खंड S। ही केम इनटू कांटेक्ट विथ महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए, उसके उपरांत होगा खंड P। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज डिज़ायर टू सी इंडिया फ्री, पहले वो पिता के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते थे, फिर वो गांधी जी के संपर्क में आए, फिर वो काफ़ी गहराई से प्रभावित हुए हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, गांधी जी की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी टू सी इंडिया फ्री। P के उपरांत होगा खंड R। ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना पक्का संकल्प कर लिया, टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द नेशन, और R के उपरांत खंड Q ही हो सकता है। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, उस पल से, उस क्षण से जब उन्होंने ये फैसला कर लिया खुद को समर्पित करने का, ही वॉज अ चेंज्ड मैन, वो एक बदले हुए व्यक्ति थे। और अंतिम खंड X हमें मिला हुआ है, ही विश टू चेंज द लॉट ऑफ द नेकेड एंड हंग्री मैसेज ऑफ इंडिया, उनकी इच्छा थी कि भारत के भूखे और नंगे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके भाग्य को, उनके मुकद्दर को बदला जा सके। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड S, उसके उपरांत P, R तथा Q। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन B SP RQ ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही शब्द से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं, शी स्कॉफ्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। विद्यार्थी ध्यान दें, स्कॉफ का अर्थ है ताना देना या फिर उपहास करना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो उन्होंने उपहास किया ताना देते हुए शायद। ऑन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, आइडिया विचार है, रेवोल्यूशन क्रांति। वाक्य में एरर क्या है, स्कॉफ्ड ऑन नहीं स्कॉफ्ड एट। विद्यार्थी ध्यान दें, स्कॉफ का अर्थ है उपहास करना, मजाक उड़ाना, ताना देते हुए किसी पर निंदा करना। स्कॉफ्ड ऑन नहीं स्कॉफ्ड एट, स्कॉफ का प्रपोजिशन एट है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन B। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ, शी स्कॉफ्ड एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। उन्होंने क्रांति के विचार का उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया या ताना देते हुए निंदा की। अन्य ऑप्शंस फॉर और अबाउट बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन B ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें। तो पढ़ते हैं, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट रिवाइजिंग योर लेसन्स। स्टार्ट नहीं स्टार्टेड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है सब्जंक्टिव मूड या सब्जंक्टिव पास्ट टेंस का एक वाक्य। ऐसे वाक्यों में इट इज हाई टाइम अथवा इट इज अबाउट टाइम भी हो सकता है। उसके उपरांत हम प्रयोग में लेते हैं पास्ट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को, वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म को। विद्यार्थी ध्यान दें, सब्जंक्टिव मूड या सब्जंक्टिव पास्ट टेंस मूलतः डिज़ायरेबल सिचुएशन को बताने वाले वाक्य हैं। ऐसे वाक्य जो बताते हैं किसी इच्छा को, ये बताते हैं किसी ओवर ड्यू एक्शन को, एक ऐसे एक्शन को जो आप चाहते हैं कि बहुत समय पहले हो जाना चाहिए। तो किसी अर्जेंसी को बताने के काम आते हैं या किसी ओवर ड्यू एक्शन को। हिंदी में कहें तो अर्थ होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, और इसमें एक अनकहा भाव होता है कि ये काम पहले ही कर लेते तो अच्छा होता, अब देर बिल्कुल मत करो। तो वाक्य का अर्थ हुआ, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर लेसन्स, कि तुम्हें अपने लेसन्स रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। अनकहा भाव है, पहले ही कर देते, अब तो बिल्कुल कर ही देना चाहिए, यानी करना ही चाहिए, अब अर्जेंसी है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन D।
अन्य ऑप्शंस शेल स्टार्ट, शुड स्टार्ट बिल्कुल नहीं, इट इज हाई टाइम या अबाउट टाइम के बाद हमें चाहिए सिंपल पास्ट टेंस। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है एक पैसेज जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी परिचित हैं। दिए गए पैसेज को पढ़ें और उसके उपरांत दिए गए सवालों को हल करें। तो पढ़ते हैं। Pakistan has long carried out secret operations aimed at undermining India's economic stability. पाकिस्तान हैज लॉन्ग, लॉन्ग है लंबे समय से, कैरिड आउट का अर्थ है एग्जीक्यूटेड, सीक्रेट है गुप्त ऑपरेशंस, आप जानते हैं गतिविधियां, एम्ड एट अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन का अर्थ होता है कमजोर करना, इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भारत का आर्थिक स्थायित्व को कमजोर करने के लिए कई सारे ऑपरेशंस गुप्त रूप से पाकिस्तान करता आया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, गुप्तचर जो एजेंसीज हैं हमारी खुफिया एजेंसीज, हैव रिपीटेडली एक्सपोज्ड, रिपीटेडली है बार बार, एक्सपोज है अनावृत करना, खुले में लाना, उजागर करना, नेटवर्क्स प्रोड्यूसिंग फेक हाई डिनोमिनेशन इंडियन करेंसी नोट्स, ऐसे नेटवर्क्स जो बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं नकली फेक, हाई डिनोमिनेशन है उच्च अंकित मूल्य वाले इंडियन करेंसी नोट्स, पर्टिकुलरली द ₹500 डिनोमिनेशन, पर्टिकुलरली ये विशेषकर डिनोमिनेशन है अंकित मूल्य, विशेषकर 500 रुपए के अंकित मूल्य के नोट्स, नकली नोट्स। स्मगल्ड अक्रॉस पोरस बॉर्डर्स एंड पुश्ड इनटू इंडियन मार्केट्स, स्मगल है तस्करी करना, अक्रॉस एक पार से दूसरी तरफ, पोरस का अर्थ है छिद्र युक्त, एक ऐसा बॉर्डर आदि जिसके आर पार जाना, तस्करी करना बहुत आसान हो, उसे कहेंगे पोरस। पोरस बॉर्डर्स एंड पुश्ड इनटू इंडियन मार्केट्स, वीकनिंग कमजोर करना, जेन्युइन करेंसी, सच्ची या असली करेंसी को कमजोर करना, एंड फ्यूलिंग है बढ़ावा देना, इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना। आप जानते हैं अधिक मुद्रा अगर आए किसी तंत्र में तो फिर मुद्रास्फीति भी हो जाती है, महंगाई भी बढ़ जाती है। द काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट का अर्थ वही है नकली फेक, नकली करेंसी सिमल्टेनियसली साथ साथ फाइनेंसेस वित्त पोषण देती है, धन उपलब्ध कराती है, नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक्स का अर्थ है नशीली दवाइयाँ, स्वापक औषधियाँ, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग का अर्थ है स्मगलिंग से, तस्करी से, विथ हेरोइन जो हेरोइन है, एंड सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक का अर्थ है मानव निर्मित कृत्रिम ड्रग्स जैसे फेंटेनिल, जैसे एक्सटेसी। फ्लडिंग बॉर्डर स्टेट्स लाइक पंजाब, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में इसको फ्लड कर दिया गया, बड़ी संख्या में पहुंचाया जाता है स्मगलिंग के माध्यम से। ड्रग रेवेन्यूज जो ड्रग के आय है, फर्दर बैंकरोल, जो बैंकरोल का अर्थ होता है वित्त उपलब्ध कराना, फर्दर बैंकरोल टेररिस्ट सेल्स को वित्त पोषण देती है, धन उपलब्ध कराती है, इनेबलिंग रिक्रूटमेंट उनमें नियुक्तियां संभव बनाता है वो धन, प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स, प्रोक्योरमेंट है किसी चीज़ का अर्जन, खरीदा जाना, जुटाया जाना, वेपन से हथियार, हथियारों का जुटाया जाना उस धन से संभव होता है, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अटैक्स ऑन इंडियन सॉइल, और भारतीय भूमि पर अटैक्स भी एग्जीक्यूट होते हैं इसी पैसे से, बैंकरोल होते हैं मतलब उनका फाइनेंसिंग होती है। दिस डेंजरस ट्रायंगुलर नेक्सस, ये खतरनाक त्रिकोणीय, नेक्सस का अर्थ है कोई लिंक या कनेक्शन, कोई नेटवर्क, वो त्रिकोणीय कनेक्शन है फेक करेंसी, नकली नोटों, नार्कोटिक्स स्वापक औषधियों या ड्रग्स और टेररिज्म, इन तीन चीज़ों में एक त्रिकोणीय नेक्सस बन जाता है। रेप्रेजेंट्स अ कैलकुलेटेड स्कीम, ये प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है एक सोची समझी कैलकुलेटेड साजिश है, टू ब्लीड इंडिया इकोनॉमिकली, ब्लीड का अर्थ होता है रक्त बहाना, यहाँ अर्थ है भारी नुकसान पहुँचाने से, भारत देश को आर्थिक एंड सोशली सामाजिक रूप से बहुत भारी नुकसान पहुंचाना है, इसकी ये सोची समझी साजिश है। डीस्टेबिलाइजिंग, अस्थिर करना, इट्स डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस, डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक, फाउंडेशंस है नींव, और भारत की जो लोकतांत्रिक बुनियाद है उसको कमज़ोर करना इस पाकिस्तानी सोची समझी साजिश का उद्देश्य है। हाउएवर, यद्यपि इंडियाज विजिलेंट एजेंसीज, विजिलेंट है चौकन्नी या चौकस, एजेंसीज जो है हैव बीन कंसिस्टेंटली, सतत रूप से, इंटरसेप्टिंग दीज नेटवर्क्स, इंटरसेप्ट का अर्थ होता है अवरोधन करना, बीच में ही रोकना, किसी काम को होने से पहले उसको पकड़ लेना, अवरोधन करना। दीज नेटवर्क्स, इन नेटवर्क्स को, फॉइलिंग वो नाकाम बनाती आई हैं, स्मगलिंग तस्करी के अटेम्प्ट्स को, एंड मेकिंग ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली मोर कॉस्टली, और वो पाकिस्तान की इन गतिविधियों को खासा महंगा कर देते हैं फॉर द एनिमी, अर्थात एनिमी की जो लागत है
वो बढ़ा देते हैं, एनिमी को सफल नहीं होने देते हमारी चौकन्नी एजेंसीज, जो कि बार बार उन्हें इंटरसेप्ट करती है, जिससे एनिमी के लिए लागत बढ़ती है, उसका काम कठिन होता है। इतना पढ़ने पर हम अच्छे से समझ गए हैं पाकिस्तान की एक कोशिश है हमेशा से भारत में नकली नोट पुश करना, पंप करना और भारत में ड्रग्स और टेररिज्म को बढ़ावा देना। इस पर ये पैसेज है। अब हम इसके बाद आने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। What is the primary economic objective of pumping fake currency into India? प्राइमरी है प्रमुख, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का अर्थ है आर्थिक उद्देश्य ऑफ पंपिंग फेक करेंसी, नकली करेंसी इनटू इंडिया। भारत में नकली करेंसी पंप करना, भेजने का क्या आर्थिक उद्देश्य है? हमारी जेन्युइन करेंसी को कमज़ोर करना और इन्फ्लेशन को बढ़ावा देना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, वीकनिंग द वैल्यू ऑफ जेन्युइन करेंसी, जेन्युइन करेंसी की वैल्यू को कमज़ोर करना और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है इनकरेजिंग बाइलेटरल ट्रेड, बाइलेटरल है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। इंक्रीजिंग पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना। एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना, कदापि नहीं। प्रोमोटिंग टूरिज्म, दोनों देशों में टूरिज्म को बढ़ावा देना, नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि पैसेज की 5वीं पंक्ति में स्पष्ट है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, विच इंडियन स्टेट्स आर मोस्ट अफेक्टेड? कौन से भारत के स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं नारकोटिक्स फ्लडिंग से? नारकोटिक फ्लडिंग जो है वो ज़्यादा होती है बॉर्डर स्टेट्स लाइक पंजाब में। पैसेज की 7वीं और 8वीं पंक्ति, हमारा आंसर होगा बॉर्डर स्टेट्स लाइक पंजाब। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, व्हाट डज द ट्रायंगुलर नेक्सस इन द पैसेज रिफर टू? ये जो त्रिकोणीय तंत्र है, ये जो लिंक है, ये किसको संबोधित करता है, किस विषय में है? ये 3 चीजें हैं, फेक करेंसी, नकली नोट, नारकोटिक्स एंड टेररिज्म। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, फेक करेंसी, नारकोटिक्स एंड टेररिज्म। अन्य ऑप्शंस में ट्रायंगुलर नेक्सस पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या स्मगलिंग, इन्फ्लेशन, नहीं। ये है फेक करेंसी, नारकोटिक्स और टेररिज्म। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, व्हाट डज द वर्ड ट्रैफिकिंग मीन एज यूज्ड इन द पैसेज? पैसेज में जिस प्रकार प्रयोग किया गया है शब्द ट्रैफिकिंग का अर्थ है तस्करी से, स्मगलिंग से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रैफिकिंग का अर्थ है तस्करी या स्मगलिंग। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी कहता है प्रिवेंटिंग, रोकथाम करना, नहीं। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ है बाधा डालना, अवरोध उत्पन्न करना। और प्रोमोटिंग का अर्थ है बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, व्हाट डज द वर्ड बैंकरोल मीन एज यूज्ड इन द पैसेज? बैंकरोल शब्द का अर्थ क्या है? बैंकरोल का अर्थ है वित्त उपलब्ध कराना। फर्दर ड्रग रेवेन्यू, फर्दर बैंकरोल, फर्दर ड्रग रेवेन्यूज, फर्दर बैंकरोल टेररिस्ट सेल्स, इनेबलिंग रिक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अटैक्स ऑन इंडियन सॉइल। तो बैंकरोल का अर्थ है धन उपलब्ध कराना, फाइनेंस करना, फंड करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइनेंशियली सपोर्ट और फंड, पैसे उपलब्ध कराना, वित्त पोषित करना, पैसेज के मध्य में। अन्य ऑप्शंस में फाउंड अ न्यू बैंकिंग कंपनी, फाउंड का अर्थ है स्थापना करना, बिल्कुल नहीं। लैंड मनी टू अ फ्रेंड, मित्र को धन उधार देना, नहीं। बोरो फंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाह्य स्रोतों से धन उधार लेना, नहीं। बैंकरोल का अर्थ है धन उपलब्ध कराना, वित्त पोषण करना। हमारा आंसर मात्र सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, अब की बार मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका अर्थ हमें बताना है, तो पढ़ते हैं। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का अर्थ है छुपा रुस्तम। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपने अपेक्षा नहीं की थी पर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए या किसी कंपटीशन को जीत जाए, उसे कहेंगे डार्क हॉर्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अन्य ऑप्शंस में एन एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट व्यक्ति, नहीं। अ नोटोरियस क्रिमिनल, एक कुख्यात अपराधी भी नहीं। एन एक्सट्रीमली रिच पर्सन भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, फिर से एक मुहावरा, एक इडियम है जिसका अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। टू कीप अप अपीयरेंसेस, बेहतरीन इडियम है, विद्यार्थी ध्यान दें। कीप अप अपीयरेंसेस का अर्थ है समृद्धि का या प्रसन्नता का बाह्य प्रदर्शन करना या दिखावा करना।
आप प्रसन्न नहीं हैं, आप समृद्ध नहीं हैं, फिर भी ऐसा दिखावा करें तो यू आर कीपिंग अप अपीयरेंसेस। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, टू मेंटेन एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आउटवर्ड है बाह्य, मेंटेन है बनाए रखना, शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी है समृद्धि का दिखावा। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन, अक्सर पब्लिक अपीयरेंसेस करना नहीं, टू मेंटेन वंस लुक्स, अपनी लुक्स मेंटेन करना नहीं। डी कहता है टू मेक इट अपीयर दैट वन इज नॉट कंसर्न, कंसर्न का अर्थ है चिंतित, ये प्रदर्शित करना कि आप चिंतित नहीं। हमारा आंसर उपलब्ध ऑप्शंस में बेहतरीन ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है परनीशियस, जिसका अर्थ होता है हानिकारक, इंजूरियस, डैमेजिंग या हार्मफुल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्मफुल, हानिकारक। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ड्यूबियस है संदिग्ध या संदेहास्पद, सस्पिशियस, ऑफुल है घृणित, डिस्गस्टिंग, घृणित, और शैम्बोलिक का अर्थ है अस्त व्यस्त, इंग्लिश में केओटिक या डिसऑर्डरली। हमारा आंसर ऑप्शन ए, हार्मफुल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में निर्देश है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें दिए गए शब्दों का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है वन हु इज अ डेबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। डेबलर का अर्थ है किसी काम में शौकिया, रुचि लेने वाला, थोड़ा बहुत कर लिया पर वो पेशेवर नहीं है। तो डेबलर इन आर्ट्स, जो कलाओं में डेबलर है, थोड़ी बहुत रुचि लेता है, थोड़ा बहुत उनमें भाग ले लेता है पर पेशेवर नहीं है, साइंस विज्ञान में या लिटरेचर साहित्य में, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं डिलेटेंटी। ऑप्शन ए। विद्यार्थी शब्द के प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दें, उच्चारण है डिलेटेंटी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी, फ्लॉटिस्ट का अर्थ है बांसुरी वादक, ग्रीन हॉर्न का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, और कॉनसर शब्द का उच्चारण बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉनसर। कॉनसर का अर्थ है पारखी, अक्सर कला का, संगीत आदि के पारखी को कहते हैं, या भोजन की चीज़ों का भी पारखी हो सकता है, उसे कहते हैं कॉनसर। सामान्य भाषा में कहें तो विशेषज्ञ या पारखी। हमारा आंसर हर हाल में ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। स्टिल एग्जिस्टिंग और सर्वाइविंग, कोई चीज़ जो आज तक अस्तित्व में है, जीवित है, विद्यमान है, उसे कहते हैं एक्सटेंट। मान लीजिए अगर हम किसी जगह पर कहते हैं एक्सटेंट रूइंस या एक्सटेंट रिमेन्स, तो वो किसी चीज़ के अवशेष हैं जो आज तक विद्यमान है। इसी तरह कोई स्पीशीज अगर एक्सटेंट है तो आज तक विद्यमान है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए इससे काफ़ी मिलता जुलता है, सिर्फ एक लेटर का फर्क है। एक्सटेंट जिसका अर्थ होता है हद या सीमा, किस एक्सटेंट तक। इटर्नल का अर्थ है सनातन या शाश्वत, जो हमेशा है, हमेशा रहेगा, शाश्वत, इंग्लिश में एवरलास्टिंग या परमानेंट, टाइमलेस। और इनेट एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है जन्मजात। अगर कोई चीज़ आप में जन्म से है तो वो आप में इनेट तरीके से है। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है इनहेरेंट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी एक्सटेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में निर्देश है एंटोनिम बताएं, प्रश्न शब्द का विलोम शब्द बताना है। स्प्यूरियस का अर्थ होता है नकली, फेक। थोड़ी देर पहले हमने पैसेज में पढ़ा था फेक, काउंटरफिट, वो दोनों नकली हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जेन्युइन। ये भी हमने पैसेज में पढ़ा था, जेन्युइन करेंसी, असली करेंसी। तो स्प्यूरियस नकली है और जेन्युइन है सच्चा या असली, ओरिजिनल, रियल। अन्य ऑप्शंस में स्क्रम्पशियस का अर्थ है स्वादिष्ट या टेस्टी, फोनी का अर्थ है नकली। ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। स्पोरेटिक का अर्थ है अनियमित रूप से होने वाला, रुक रुक कर होने वाला, छिटपुट होने वाला, इंग्लिश में इंटरमिटेंट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा क्योंकि हमसे पूछा गया है एंटोनिम या विलोम शब्द। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में फिर से एंटोनिम पूछा है। प्रश्न शब्द है कन्विक्टेड जिसका अर्थ होता है अपराधी घोषित किया गया या अपराधी सिद्ध या सजा याफ्ता, जिसे सजा मिल चुकी है, कोर्ट ने अपराधी सिद्ध घोषित कर दिया है। हमें चाहिए विलोम शब्द, आंसर होगा डी, अक्विटेड का अर्थ है बरी किया गया, निर्दोष सिद्ध किया गया।
अन्य ऑप्शंस में चार्ज्ड का अर्थ है जिस पर आरोप लगाया गया, असाइन का अर्थ है देना या सौंपना, तो असाइंड जिसे सौंपा गया, और डिसमिस का अर्थ आप जानते हैं बर्खास्त करना, तो डिसमिस्ड है जिसे बर्खास्त किया गया हो। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, अब की बार निर्देश है दिए गए वाक्य जो कि डायरेक्ट स्पीच में है उसे बदलें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। दिनेश सेड टू रानी कोट अनकोट आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दें रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। उसके उपरांत देखें रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के टेंस और प्रकार पर। रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वाक्य का प्रकार है इंटेरोगेटिव। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो दिनेश आस्क्ड रानी हो जाएगा। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड क्लॉज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और चूंकि ये इंटेरोगेटिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे इफ अथवा वेदर का। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। दिनेश आस्क्ड रानी आर यू गोइंग टू द पार्टी के स्थान पर हुआ वेदर या इफ शी वॉज गोइंग टू द पार्टी द नेक्स्ट डे, क्या वो अगले दिन पार्टी में जा रही थी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ए कहता है दिनेश आस्क्ड वेदर रानी, नो, दिनेश आस्क्ड रानी वेदर शी वॉज होना चाहिए था। बी कहता है दिनेश आस्क्ड रानी वेदर यू आर, नहीं, शी वॉज। डी कहता है दिनेश आस्क्ड रानी वेदर शी इज, नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96, हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पढ़ते हैं। Will the new local election system satisfy the people of the country? विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है सिंपल फ्यूचर टेंस का एक वाक्य जो कि है इंटेरोगेटिव प्रकार का। Will the new election system satisfy the people of the country? जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो नया सब्जेक्ट होगा the people of the country। Will का पैसिव होगा will be और वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। विल द पीपल ऑफ द कंट्री बी सेटिस्फाइड, क्योंकि एक इंटरोगेटिव वाक्य, विल द पीपल ऑफ द कंट्री बी सेटिस्फाइड विद द न्यू लोकल इलेक्शन सिस्टम, क्या देश के लोग संतुष्ट होंगे जो नया स्थानीय इलेक्शन सिस्टम आया है उससे। अन्य ऑप्शंस की भी समीक्षा कर लेते हैं। बी कहता है विल द पीपल ऑफ द कंट्री सेटिस्फाई, नहीं, बी सेटिस्फाइड होना चाहिए था। सी कहता है विल द पीपल ऑफ द कंट्री बीन सेटिस्फाइड, नहीं, बी होना चाहिए था और बाई भी नहीं, विथ। और डी कहता है विल द पीपल ऑफ द कंट्री बीइंग सेटिस्फाइड, गलत है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, विल द पीपल ऑफ द कंट्री बी सेटिस्फाइड विद द न्यू लोकल इलेक्शन सिस्टम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97, निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई भी दोष नहीं है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। ऑमलेट की सही स्पेलिंग है OMELETTE, ऑमलेट आप जानते हैं। ऑप्शन ए ऑमलेट की स्पेलिंग गलत है, सी भी गलत और डी भी गलत, सब में कहीं ना कहीं दोष है। यहां, यहां, यहां पर भी और यहां पर भी सही स्पेलिंग है OMELETTE, ऑप्शन बी वाली। अन्य सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, अब की बार बताना रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, पिछली बार करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था, अब की बार रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन बी, डिस्क्रिमिनेशन की स्पेलिंग में एम के उपरांत और एन से पहले आई भी होना चाहिए था। सही स्पेलिंग हुई DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है भेदभाव। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए हेलुसिनेशन एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है मति भ्रम। हेलुसिनेशन में आप वो चीज़ें, वो चित्र देखते हैं, वो आवाज़ें सुनते हैं जो है ही नहीं, ये एक मानसिक भ्रम है, मति भ्रम। अक्सर नशे की स्थिति या तेज बुखार में ऐसी स्थिति हो सकती है। इल्यूमिनेशन का अर्थ है प्रकाश, रोशनी। इंटिमेशन का अर्थ है किसी चीज़ का हिंट या सूचना, तो संकेत या सूचना। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि अन्य सभी ऑप्शंस की स्पेलिंग सही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। Soon the flames spread and caught the dry wooden beams of the mansion. शीघ्र ही जो फ्लेम्स का अर्थ है जो लपटें थी, स्प्रेड फैल गई, एंड कॉट द ड्राई वुडन बीम्स,
और सूखे वुडन बीम्स को उसने पकड़ लिया। ऑफ द मेंशन, मेंशन का अर्थ है बड़ा मकान या हवेली, तो आग हवेली में। वुडन बीम्स का अर्थ है वुडन लकड़ी के बीम्स या शहतीर। अ मॉब कैरिंग फ्लेमिंग टॉर्चेस, मॉब का अर्थ है अनियंत्रित भीड़ जो ला रही थी फ्लेमिंग टॉर्चेस यानी जलती हुई मशालें। रश्ड थ्रू द हॉल्स, वो एकदम दौड़ी, थ्रू द हॉल्स एंड कॉरिडोर्स, गलियारों से दौड़ी और हॉल्स में होके दौड़ी वो भीड़ जिनके हाथों में जलती मशालें थी। व्हेन द फायर डाइड डाउन, जब अग्नि जो है वो मंद पड़ गई, डाइड डाउन है मंद पड़ गई। ओनली चार्ड स्टोन पिलर्स, चार का अर्थ है जो जलकर काले पड़ गए हैं, जलकर काले पड़े हुए स्टोन पिलर्स, पत्थर के पिलर्स बचे रहे। रिमेन्ड ऑफ द ग्रैंड बिल्डिंग, ग्रैंड का अर्थ है भव्य। इन द केओस, केओस का अर्थ है अस्त व्यस्तता, डिसऑर्डर। लूटर्स जो लुटेरे थे, ब्रेव्ड द हीट, उन्होंने हीट का सामना किया, गर्मी का सामना करते हुए। टू कैरी द वैल्यूबल्स, और वो गर्मी का सामना करते हुए लुटेरे क्या लूट कर भाग गए, मूल्यवान चीजें। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कोई अनियंत्रित भीड़ थी लुटेरों की, उन्होंने किसी हवेली को आग लगा दी और वहां लूटपाट मचा दी, और अंत में बचा तो सिर्फ जले हुए काले पिलर्स, वही अवशेष बचे उस हवेली, उस भव्य मकान के। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QPS तथा R। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग सेगमेंट है सेगमेंट Q। अ मॉब कैरिंग फ्लेमिंग टॉर्चेस रश्ड थ्रू द हॉल्स एंड कॉरिडोर्स। उसके उपरांत होगा P, सून, चूंकि वो हाथों में जलती मशालें लेके दौड़ रही थी वो भीड़ अनियंत्रित रूप से। Soon the flames spread and caught the dry wooden beams of the mansion, और उन लपटों ने घेर लिया सूखे लकड़ी के बीम्स को उस हवेली के। Q के उपरांत P, P के उपरांत होना चाहिए खंड S। इन द केओस, इस सारे अस्त व्यस्तता में, डिसऑर्डर में जो लुटेरे थे उन्होंने उस गर्मी को सहते हुए, उसके बावजूद भी वो अंदर घुस गए और उन्होंने कैरिड अवे, वो लेकर चले गए मूल्यवान चीजें, वैल्यूबल्स। और अंतिम खंड मात्र R ही हो सकता है। व्हेन द फायर डाइड डाउन, जब आग मंद पड़ी, जब लपटें कम हुई, ओनली चार्ड स्टोन पिलर्स रिमेन्ड ऑफ द ग्रैंड बिल्डिंग, और उस भव्य बिल्डिंग में जो बचा वो था जलकर काले पड़े हुए पत्थर के पिलर्स या खंबे। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत P, S तथा R। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन E QPSR ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, निर्देशीय प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। शब्द वियरी का अर्थ होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत थका हुआ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थका हुआ, एक्सट्रीमली टायर्ड। अन्य ऑप्शंस में रेस्टलेस का अर्थ है बेचैन। वेरी इससे काफी मिलता जुलता है, वेरी का अर्थ है चौकन्ना या सजग, इंग्लिश में कॉशियस। और अंतिम ऑप्शन एग्जॉस्टिव का अर्थ होता है विस्तृत या डिटेल्ड। हमारा आंसर ऑप्शन डी एग्जॉस्टेड होगा, क्योंकि इसका भी वही अर्थ है जो प्रश्न शब्द का है, पूरी तरह से या बुरी तरह से थका हुआ, एक्सट्रीमली टायर्ड। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 828 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों एंड इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।